बिहार करंट अफेयर्स हमारे नए और न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर से आज नए अंक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। हम बिहार की प्रमुख खबरों पर न केवल आपसे बात करेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे और आप सबों के फायदे के लिए और फायदे के दृष्टिकोण से जो बातें होंगी उन्हें हम ऐड भी करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा चैनल एक्सक्लूसिव बिहार पर कॉन्सेंट्रेटेड है। हम नेशनल न्यूज इस चैनल में रेयरली यूज करेंगे, हमारा मुख्य ध्यान बिहार पर ही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि यह संस्थान क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। क्रॉनिकल एकेडमी 1991 से और 1991 में दूसरे नाम से, लेकिन फिर आगे चलकर क्रॉनिकल के नाम से चलता रहा है। हम लोग 91 से बिहार के बच्चों को गाइड कर रहे हैं और तब से लेकर अभी तक हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा संभावना है। हम शुरू करते हैं यहाँ से। आज एआई का ज़माना है और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सभी एआई के मामले में बहुत ही सजग हो चुकी है। बिहटा के एरिया में हमारे यहाँ आईआईटी का हब डेवलप हुआ है और बिहार में हमारी सरकार ने फैसला किया है कि आईआईटी पटना में 60 करोड़ रुपया निवेश करके मेगा एआई सेंटर बनाए जाए। यानी सरकार, हमारी सरकार जो है वह आधुनिक हो रहे परिवर्तनों के साथ बिहार को भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कृत संकल्प है। यह 60 करोड़ की मेगा परियोजना है। इसमें 24 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 24 करोड़ राज्य सरकार देगी और 12 करोड़ उद्योग के, मतलब पीपीटी की तरह से बाहरी उद्योग इसमें शामिल होंगे। जो बाहर के भागीदार होंगे वो टाइगर एनालिटिक्स है, वो बिहार के लोग ही ओन कर रहे हैं और आईआईटी पटना उसका विशेषज्ञ संस्थान होगा। इसका प्रयोग बाढ़ प्रबंधन में, कृषि में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में होगा। और जैसा कि हमने कहा कि 60 करोड़ से अत्याधुनिक मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। हमारी राज्य सरकार ने इसका रिकमेंडेशन कर दिया और युवाओं को भविष्य की नौकरियों को तैयार करने में इसकी एक अहम भूमिका होगी। 11 एकड़ जमीन इसको लिया गया है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी श्री प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक दूसरी बार हुई और फिर इस मेगा सेंटर को बनाए जाने की परियोजना को सरकार ने अपनी मंजूरी दी और प्रोजेक्ट का आईआईटी पटना को प्रोजेक्ट का एकेडमिक पार्टनर चुना गया है। आईआईटी पटना और टाइगर एनालिटिक्स उद्योग भागीदार बनेगा। ये एक वैश्विक स्तर की कंपनी है और इसके संस्थापक और सीईओ महेश कुमार है, जो बिहार के ही मूल निवासी हैं। और हम जो है, इन्होंने कहा है हमारे चीफ सेक्रेटरी ने, कि अब बिहार केवल सड़क, बिजली और पुल तक नहीं सीमित है। हम नॉलेज इकोनॉमी और अत्याधुनिक तकनीक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यह एआई सेंटर हमारा डेवलप करेगा, बनेगा और अभी आधुनिक जरूरतों के अनुसार हमारे नौजवानों को उसके लिए तैयार करेगा, ताकि बिहार का नौजवान भी किसी मामले में पीछे न रहे। दूसरा जो हम लोग मुद्दा आज डिस्कस करेंगे, जो मेंस के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो बच्चे मेंस का इम्तिहान देंगे उनके लिए भी होगा, और नीतिगत संबंध से मिली औद्योगिक उड़ान। बिहार में औद्योगिक विकास एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हाल में सरकार ने इस औद्योगिक विकास को इम्पेटस देने के लिए कई सारी नीतियां बनाई हैं और उन नीतियों के कारण ही बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न तरह के रोजगार और उद्योग को स्थापित करने के लिए लोगों ने अपने संस्थानों के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डेयरी, मसाला, रेडीमेड गारमेंट्स, थैला निर्माण, इस तरह के चीज़ों के उत्पादन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दरभंगा का मखाना उद्योग अब विदेश तक पहुंच रहा है। इसी तरह गोपालगंज, गया, रोहतास जिलों में सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार के आधार बन रहे हैं। अभी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में हजारों इकाइयों का रजिस्ट्रेशन यानी निबंधन हुआ है। यह निबंधन गया, रोहतास, जहानाबाद, गोपालगंज, पटना, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों
का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण बड़ी संख्या में हुआ है। दरभंगा के दोनार औद्योगिक क्षेत्र में सी फूड्स इसका उदाहरण है, जहां मखाने का उत्पादन होता है और देश विदेश में वहां से भेजा जाता है और बहुत सारे लोगों को वहां से रोजगार भी मिला है। इसी तरह सहरसा के बैजनाथपुर में थैला और कढ़ाई निर्माण का इकाई है। गोपालगंज में सिलाई का है। फिर शिवहर में डेयरी उद्योग के द्वारा सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन बिहार में जो उद्योग लोग लगा रहे हैं इन क्षेत्रों में, उनकी कुछ समस्याएं हैं। मेंस वगैरह में लिखने के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद होगा कि आखिर में बिहार में जो उद्योग लगा रहे हैं उन लोगों की क्या क्या समस्या है। एक समस्या है बैंक ऋण के स्वीकृति में देरी। हालांकि बिहार के बैंक एनपीए के कारण परेशान रहे हैं, लेकिन फिर भी अब नए युग में जब हमारे यहाँ पैसे को जमा करने का, डिपॉजिट करने का रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अनुरूप बिहार के लोगों को ऋण नहीं मिलता है। तो अगर हम उद्योग लगाने जाते हैं, जो पहले के जमाने में होता था कि उद्योग लगाने जाइए और उस प्रोसेस में ही कभी बैंक में दौड़ रहे हैं, कभी जमीन पर दौड़ रहे हैं, कहीं दौड़ते दौड़ते ही आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो लोगों का कहना है कि बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृति में काफी देरी होती है। कहीं सिविल स्कोर का समस्या आता है। मान लीजिए किसी ने मोटरसाइकिल लिया, छोटा गाड़ी लिया और इंस्टॉलमेंट पर लिया, सिविल स्कोर खराब हो गया, अब बैंक उनको सिविल स्कोर के आधार पर फिर ऋण देने से मना कर देते हैं। फिर तकनीकी अड़चनें हैं, कच्चे माल की अनुपलब्धता है, हर जगह हर चीज का उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण उद्योगों को चलाना मुश्किल होता है। फिर पूंजी की कमी, ये सब उद्योगों के संचालन पर प्रभाव डालता है। कई उद्यमी जो है उनका भूमि की उपलब्धता भी उनके लिए समस्या बनी है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी वो काफी बाधा मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो इनकरेज करने के बदले इतना ज्यादा अरंगा डालते हैं कि औद्योगिकरण डिस्करेज होता है और लोग थक हार के घर बैठ जाते हैं। बिहार में औद्योगिक पार्कों की स्थापना हो रही है, निवेश का माहौल बनाया जा रहा है, बुनियादी ढांचा का तो विकास हो गया। ये तो सही बात है कि हमारे राज्य में अब सड़क और बिजली की स्थिति बहुत सुधर चुकी है। और पहले के जमाने में जो कहा जाता था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन आज की तारीख में वर्तमान सरकार के द्वारा उन बुनियादी ढांचाओं को डेवलप किया गया है और बिजली और सड़क की उपलब्धता इतनी अच्छी है कि औद्योगिक विकास को इससे काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों को स्थापना अगर हम करते हैं बिहार में, चूंकि बिहार में हर तरह की मिनरल रिसोर्सेज उस तरह के नहीं है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की संभावना यहाँ ज्यादा है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी है। बिहार में अभी तक ब्रिटानिया, सोना बिस्किट, आरके शर्ट्स, कोका कोला, पेप्सी वगैरह ने रिबॉटलिंग प्लांट लगाया है। हीरो साइकिल और टाइगर एनालिटिक्स जैसे प्रतिष्ठान इस औद्योगिक विकास को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। गया में 7,855 निबंधित इकाइयों के साथ मानपुर का करघा उद्योग काफी इंपॉर्टेंट है, वह 16,000 लोगों को काम दे रहा है। डोभी में एक औद्योगिक कॉरिडोर आकार ले रहा है। सिवान में भी 36,000 सूक्ष्म और 680 लघु उद्योग सक्रिय हैं। मैरवा में एक नया औद्योगिक ढांचा डेवलप हो रहा है। रोहतास में भी इसी तरह से नई इकाइयां जुड़ी हैं। जहानाबाद में बहुत सारा निबंधन हुआ है और बहुत सारे माइक्रो उद्योग भी अब मजबूत आधार बने हैं। अरवल में भी इस तरह के बहुत सारे उद्यमी को ऋण वितरित किया गया है, हालांकि संख्या कम है। गोपालगंज के उचका गांव में तो बहुत सारी इस तरह के संभावनाएं बनी हैं। इन चीजों को अगर आप पॉइंट नोट डाउन करते हैं, ये आज के दैनिक जागरण में निकला हुआ खबर है, तो यह आप मेंस की परीक्षा में जब भी लिखेंगे इन चीजों को रेफरेंस देकर, तो आपका आंसर काफी ठोस और मजबूत होगा। हमारा उद्देश्य है कि न केवल आप फैक्चुअल नॉलेज भी जान ले, बल्कि कंसेप्चुअल नॉलेज जाने, क्योंकि मेंस की परीक्षा बिना कंसेप्चुअल नॉलेज के नहीं आप क्लियर कर सकते। और बिहार के बारे में, अगर आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसका नॉलेज जब अच्छा होगा तो आप दूसरे बच्चों के मुकाबले बेटर इक्विप्ड होंगे मेंस का आंसर लिखने के लिए। इसी से जुड़ा है कि बख्तियारपुर में भी
एक औद्योगिक हब बनाने का प्रयास हो रहा है, जिससे उत्तर बिहार में तेजी से विकास होगा। तो दोनों चीज को आप जोड़ दे सकते हैं। बख्तियारपुर वाला, बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र, फतुहा, बिहटा क्लस्टर जैसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां यानी पाटलिपुत्र, फतुहा और बिहटा में जो भी जमीन लिया गया था लगभग बंट गया है। अब नए बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को नया जमीन नहीं मिल रहा है। इसी के कारण सरकार ने उद्योगों को बख्तियारपुर की ओर केंद्रित करने का फैसला किया है। बख्तियारपुर में मल्टी इंडस्ट्रियल हब मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। चूंकि बख्तियारपुर में सड़क और रेल कनेक्टिविटी दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले बढ़िया है, तो इसके औद्योगिक विकास को इससे काफी सहायता मिलेगी। वहां विकसित हो जाने के बाद वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय जैसे जिले औद्योगिक नेटवर्क से आसानी से जुड़ जाएंगे और पटना पर भी उसका दबाव घटेगा, क्योंकि इस एरिया में सड़क चौड़े होंगे, बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट बनेंगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। तो बहुत सारे लोग उधर ही रहने के लिए चले जाएंगे, जिसके कारण पटना पर होने वाला दबाव ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ जाएगा। फतुहा, दनियावा, बाढ़, इन सब इलाकों को इस औद्योगिकरण से काफी लाभ मिलेगा। उद्योग आने से ट्रांसपोर्ट, होटल, मरम्मत, पैकेजिंग, किराना, हार्डवेयर, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, रेंटल हाउसिंग, इस सब की मांग बढ़ेगी या इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उनको फायदा बढ़ेगा। यहाँ फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, एग्री वेस्ट उद्योग, प्लास्टिक और हल्की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को बढ़ावा देने की योजना है। कृषि प्रधान पृष्ठभूमि के कारण धान, मक्का, सब्जी और डेयरी आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स की बड़ी संभावनाएं हैं। तो इस तरह से बख्तियारपुर को जब इंडस्ट्रियल हब की तरह डेवलप किया जाएगा तो बिहार के विकास में इसका एक अहम योगदान होगा। इस चीज को भी अगर आप किसी बिहार के किसी भी क्वेश्चन में क्लब कर सके, जोड़ सके, तो आपके आंसर को एक नया आयाम मिलेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि क्रॉनिकल एकेडमी में एनसीईआरटी की पढ़ाई इस देश के किसी भी कोचिंग संस्थान से अलग तरीके से होती है। हम वास्तव में उसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हर चैप्टर, हर पैराग्राफ, हर लाइन को पढ़ाते हैं, उसमें हर कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी हम लोग बीपीएससी का कोर्स करते हैं, उनको हम लोग 33 बुक्स, 33 किताब पढ़ाते हैं। जो यूपीएससी का कोर्स करते हैं उनको कुल मिला के 41 किताब पढ़ाते हैं, है ना, 41 बुक्स पढ़ाते हैं। और इस एनसीईआरटी के पढ़े बिना किसी भी सिविल सेवा की परीक्षा को पास करना आज मुश्किल है। बिहार में तो छोड़ दीजिए, इस देश में उस तरह से एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाता जिस तरह से क्रॉनिकल में हम लोग पढ़ाते हैं। अब हम अगले खबर की ओर चलते हैं। पटना कॉलेजिएट सहित 23 स्कूल आदर्श विद्यालय बनाए जाएंगे। पटना कॉलेजिएट का अपना इतिहास है और आज के हिंदुस्तान के और भी अखबारों में ये खबर है। लेकिन ये जो इस तरह का जो स्कूल का डेवलपमेंट हो रहा है, आदर्श विद्यालय बनाने का प्रयास हो रहा है, तो बिहार में स्कूल की शिक्षा का लेवल आमतौर पर माना गया, हम लोग पढ़ाते हैं इसलिए समझते हैं, जानते भी हैं कि थोड़ा सा दिक्कत है। तो अगर इन स्कूलों के शैक्षणिक स्तर को सुधारा जाता है और सरकार इसके लिए सीरियस है तो यह काफ़ी प्रशंसनीय बात है। और उन स्कूलों में अगर सुविधाओं की बढ़ोतरी होती है और साथ में साथ क्वालिटेटिव टीचरों की नियुक्ति होती है, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे भी उसी स्थिति में यूपीएससी, बीपीएससी, आईआईटी, नीट वगैरह की परीक्षाओं को क्वालिफाई करने की स्थिति में रहेंगे। हम यहाँ पर आते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके लिए फायदेमंद होगा। मछली का कंजप्शन बिहार में अच्छा खासा होता है। मिथिला के क्षेत्र का क्या कहना, ऐसे तो सब जगह होता है और सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे रही है। बिहार में यह काम करने वालों लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, इसीलिए हमारे सहनी जी पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी इतने मजबूत होकर उभरते हैं। भले उनके लिए क्या काम करते हैं नहीं करते लोग जाने, अलग बात है। लेकिन यहाँ हम लोग आते हैं कि रोहू, कतला और झींगा के पालन में बिहार
आंध्र प्रदेश और बंगाल को टक्कर देगा। यानी इन मछलियों के उत्पादन में बिहार सरकार अपने लोगों को काफी प्रोत्साहन दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का पटना स्थित पूर्वी अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक रोहू और कतला के साथ महंगी प्रजाति की मछलियों के पालन पर शोध कर रहे हैं। 3 वर्ष यानी 2023 से चल रहा शोध प्राथमिक अध्ययन रिपोर्ट अच्छा माना गया है और यह कहा गया है कि बिहार में रोहू कतला के साथ मिश्रित मछली की अंगुली का बीज, मछली आहार और मछली की दवा से संबंधित खर्च बच जाएगा। मछली पालन में हो रहे घाटे से मछली पालकों को छुटकारा मिलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर टेक्निक ऑफ पावता शोध का अंतिम परिणाम इसी साल दिसंबर में आने की संभावना है। और कहा जा रहा है कि मछली पालन में आंध्र प्रदेश से बिहार को काफी चुनौतियां मिल रही है। बंगाल में मछली आहार और अंगुली का सस्ती दर पर मिलने के कारण वहां मछली का उत्पादन बिहार की अपेक्षा सस्ता है और इसलिए बंगाल से जिंदा मछलियां 200 रुपये किलो की दर से बिहार के बाजार में पहुंच जाती हैं, जबकि बिहार में उत्पादित मछलियों की लागत बंगाल से इसके बीज, आहार और दवा के कारण ज्यादा होती है। तो स्थिति ये होती है कि बिहार में उत्पादित मछली का कॉस्ट ज्यादा होता है और बंगाल से आए हुए मछली का कॉस्ट कम होता है। इसके कारण बिहार की मछलियों को बिकने में दिक्कत होता है। उसके बावजूद इसके लिए और भी अलग से हमने आपके लिए इंफॉर्मेशन को जमा किया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार में मछली उत्पादन कुछ वर्षों में एक सनराइज सेक्टर है, मतलब उगता हुआ या बेहतर सेक्टर है। राज्य मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल वगैरह को कुछ मछलियों को निर्यात भी कर रहा है। कुछ मछलियों में जो मैंने कहा दिक्कत भी है, लेकिन कुछ मछलियों का निर्यात भी कर रहा है। फरवरी 2026 का जो नवीनतम आंकड़ा है उसके अनुसार 2024-25 में बिहार में रिकॉर्ड 9.59 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय रैंकिंग में ताजा मछली के उत्पादन में, फ्रेश वाटर फिश के उत्पादन में बिहार अब देश का चौथा राज्य हो गया है, चौथे स्थान पर पहुंचा है। बिहार में पिछले 1 दशक में मछली का उत्पादन लगभग 100% बढ़ा है। यह बहुत बड़ी बात है और अब पहले के हिसाब से बिहार में आंध्रा का मछली काफी मात्रा में आता था। जैसे बर्फ वाली मछली आप लोग थोड़ा बहुत आज भी खरीदते हैं, लेकिन अब मछली उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर है और इससे बिहार से 800 करोड़ रुपया जो बाहर जाता था वो बच रहा है। बिहार में मत्स्य पालन में सबसे पहला नाम है मधुबनी का। यहाँ तालाबों की संख्या 10,000 प्लस है, ये शीर्ष पर है। दरभंगा मछली उत्पादन और बीज वितरण में काफी आगे है। पूर्वी चंपारण में अधिक जल क्षेत्र है, 10,000 हेक्टेयर, वहां भी मछली उत्पादन की बहुत बड़ी संभावना है। कटिहार और खगड़िया में चौर वेटलैंड जो थोड़ा लो लैंड होता है और नदियों के कारण वहां बड़ी संख्या में लोग मत्स्य पालन से जुड़े हैं। उत्पादन इस समय काफी बढ़ा है क्योंकि हमारी सरकार ने नई तकनीक बायोफ्लेक और RAS रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जैसे तकनीकों को इंट्रोड्यूस किया है और उत्पादकों को काफी बड़ी मात्रा में सब्सिडी दिया जा रहा है। चौर विकास योजना यानी अनुपयोगी जो निचला इलाका होता है, चौर लोलैंड, उसको तालाब में बदलकर मछली उत्पादन के लिए काफी उपयोग किया जा रहा है। सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% और SC ST और अत्यंत पिछड़े किसानों को 70 से 80% सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मछली का उत्पादन करें। मछली बेचने के लिए 2 व्हीलर आइस बॉक्स के साथ और 4 व्हीलर पर भी सरकारी अनुदान मिल रहा है। अभी थोड़ा चुनौती भी है। फिश सीड की गुणवत्ता, उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले फिश सीड के लिए किसान अभी भी काफी हद तक बाहरी राज्यों पर निर्भर है। किसानों का कहना है कि हमको बिजली दर भी, किसानों मतलब मछली उत्पादकों का कहना है कि उनको भी बिजली किसानों के दर पर दिया जाए क्योंकि अभी उनसे कमर्शियल रेट लिया जाता है। फिर ताजा मछलियों के भंडारण और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बिहार में काफी नहीं है, तो उसके लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार मछली उत्पादन में चौथे स्थान पर, दरभंगा पहले स्थान पर बिहार में। इन सब चीजों को आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए
ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी हुआ। फिर क्रॉनिकल एकेडमी यूपीएससी ऑप्शनल के लिए और देश, बिहार ही नहीं देश का एक सर्वमान्य कोचिंग संस्थान है। यूपीएससी ऑप्शनल जो और शिक्षक कहते हैं कि टीचर केवल मोटिवेटर होता है, वो अपनी अनुपलब्धता को छुपाने के लिए इस तरह के भ्रम लोगों बच्चों में फैलाते हैं, क्योंकि शिक्षण टीचर पर निर्भर करता है। वह शिक्षक कैसा है, विषय का जानकार कैसा है, वह केवल मैकेनिकल शिक्षक नहीं होता है। तो हम लोग बिहार की परंपरा के शिक्षक हैं और हमारा विश्वास होता है कि हम जिस विषय को पढ़ाएं उस विषय में उस बच्चे को एक्सपर्ट करें, ताकि यहाँ पढ़ने के बाद भी वह इम्तिहानों के सवालों को जवाब देने की स्थिति में रहे। क्रॉनिकल एकेडमी बिहार के गिने चुने हिस्ट्री ऑप्शनल के पढ़ाने के संस्थानों में शामिल है। अब हम आते हैं अगले खबर पर। यह वेलफेयर संबंधित है। आज ही के अखबार में निकला हुआ खबर है कि विभिन्न प्रमंडलों में मूक बधिर विद्यालय खुलेंगे। आप सब जानते हैं कि मूक बधिर अभी समाज के वैसे लोग हैं जिनके लिए परिवार को भी करना काफी मुश्किल हो जाता है। विधानसभा में कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी ने कहा कि सभी प्रमंडलों में खोले गए विद्यालय 500 बेड के होंगे और इस तरह से वैसे बच्चों के लिए यह काफी फायदे का होगा और उन लोगों पर जो लोग नहीं दे रहे हैं उतना ध्यान, उन सब चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और भी है कि सिविल सेवा के जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनके लिए तो आप पहले से भी जानते हैं। इसके अलावा बाल कल्याण पर प्रति बच्चा 10,000 से अधिक खर्च होगा। तो बच्चों के विकास के लिए भी बिहार सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, आज के अखबारों में छपी हुई खबर है, यह भी आपके मेंस में लिखने के लिए फायदा करेगा और बच्चों का जो आंकड़ा है वो प्रीलिम्स के लिए भी फायदा करेगा। शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किया जा रहा है। बाल बजट एक तरह से बच्चों की शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किया जाएगा और मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण योजनाओं में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना शामिल है। वहीं शिक्षा विभाग की पोशाक, साइकिल, छात्रों के भ्रमण प्रोत्साहन योजनाएं, किलकारी, विद्यालय भवन निर्माण वगैरह के मदों में खर्च किए जाने के लिए काफी पैसे का प्रावधान किया गया है। बिहार बाल कल्याण बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 19.43% की वार्षिक बढ़ोतरी की गई है ना। तो बाल कल्याण के लिए भी, सामान्य कल्याण और बाल कल्याण के लिए भी बिहार सरकार के द्वारा काफी खर्च किया जाता है। तो वेलफेयर स्टेट का जो अवधारणा हमारे संविधान में दिया गया है, उस संविधान को तो बच्चों के लिए भी, जो मूक बधिर या डिसेबल्ड वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी सरकार ने काफी योजनाओं को चलाया है और काफी पैसे आवंटित किए हैं। इसी तरह से हम लोगों ने देश में पहला इनिशिएटिव लिया है कि जब बच्चे इंटर पास करते हैं तो उनके पास काफी मुश्किल होता है ये सोचने के लिए कि आगे उनको क्या करना है। अगर आपको आईआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, आप पहले ही सोच लें कि उसमें जाना है या नहीं जाना है, और तब आप वैसे, अगर आपको नहीं जाना है, वैसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, तो आप अभी से ही ग्रेजुएशन में जब नामांकन लेने जाए तो उस तरह के विषयों का चयन करें जो सिविल सेवा में आपके लिए उपयोगी होगा। अगर इधर आना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया है, जिसमें आप ग्रेजुएशन में नामांकन लें, हमारे यहाँ आए और हम आपको ग्रेजुएशन की भी तैयारी करेंगे अगर आपका आर्ट्स विषय है, और साथ ही साथ सिविल सेवा की तैयारी करवाएंगे और बैंकिंग एसएससी की तैयारी मुफ्त करवाएंगे। यह एक लंबा प्रोसेस होगा, 4 इयर्स कोर्स होगा, 4 ईयर प्लस ही होगा, क्योंकि बीच में इम्तिहानों के लिए भी आपको फुर्सत दी जाएगी। तो उस हिसाब से, और क्लास का टाइमिंग भी वैसे ही एडजस्ट किया जाएगा जो कॉलेज के बाद हो। तो उस हिसाब से यह कोर्स आप बिहार के बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई में अगर कोई भी मुश्किल हुई उसकी क्षतिपूर्ति हम लोग यहाँ करेंगे। तो यह आपके लिए एक दीर्घकालिक और सफलतादायक बैच होगा।
आप आके हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अब हम अगली खबर की तरफ आते हैं। कल ही बिहार विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल बिहार विधानसभा ने पारित किया। एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है, अब अखबारों ने जो भी छापा हो, लेकिन मैं आपको यहां बताऊं कि बजट दो हिस्से में होता है। एक होता है डिमांड पार्ट और दूसरा होता है जो टैक्सेशन पार्ट होता है, यानी पैसा जाएगा कहां और पैसा आएगा कहां। तो पैसा जाएगा कहां वो होता है डिमांड। जब ग्रांट बनता है तो सारे ग्रांट को एक साथ जोड़कर एप्रोप्रिएशन बिल बनता है, यानी खर्च का पार्ट होता है एप्रोप्रिएशन बिल। लेकिन इन अखबारों में भी बहुत सारी बातें छपी हैं, वह वोट ऑन अकाउंट होता है। एक शब्द होता है वोट ऑन अकाउंट, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। संवैधानिक और जो नियम है कि संसद या विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य के खजाने से एक नया पैसा भी खर्च नहीं हो सकता। तो 31 मार्च तक जो पैसा आवंटित था वो पिछले बजट में आया। नया बजट चूंकि 31 मार्च तक पारित नहीं हो पाएगा, तो जितने दिन के लिए नहीं पारित हुआ उतने दिन का अनुमानित एक खर्च वोट एंड अकाउंट के रूप में आता है, और सदन से कहा जाता है कि जब तक बजट पारित नहीं हो जाता है तब तक के खर्च के लिए एक लमसम अमाउंट आप हमको परमिट करें। तो उस तरह के अमाउंट को जब सदन परमिट करता है पेंडिंग द पासिंग ऑफ द टोटल बजट, तो उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। बजट का एक्सपेंडिचर पार्ट एप्रोप्रिएशन बिल होता है, बजट का इनकम पार्ट फाइनेंस बिल होता है। दोनों मिलाने पर फिर बजट कहलाता है। तो खैर जो भी हो, एक विनियोग विधेयक 11 फरवरी को सरकार ने पारित किया। हालांकि जो बात इसमें लिखा गया उससे लगता है कि ये वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन क्योंकि अखबारों में लिखा गया है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जीविका दीदियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जीविका दीदियों को अब आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा ताकि किसी योजना और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में उनको कोई परेशानी नहीं हो, यानी उनकी पहचान हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंडिंग फंड्स के लिए भी सरकार ने पैसा जारी किया है, और केंद्र सरकार के पास जो पैसा बाकी है उस पैसा को देने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बाकी है। सरकार ने रिक्वेस्ट किया है कि केंद्र सरकार उस पैसे को जल्दी से जल्दी रिलीज करे, और बिहार में 31 मार्च 2026 तक 9.16 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाना बाकी है। अभी विजेंद्र प्रसाद यादव जी जो बिहार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सदन में कुछ बातें कही। एक बात कहा कि अगले 5 वर्ष में बिहार के लोगों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य है सरकार को। महिला रोजगार के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में 1.56 करोड़ महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया दिया जा चुका है, जो चुनाव के जस्ट पहले दिया गया था, और अब उनको जो अनुदान मिला उसका मूल्यांकन करने के बाद 2 लाख रुपए दिया जाएगा। फिर कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन का 85% और लीची का 83% उत्पादित करता है ना, और इस पर आगे और भी निवेश किया जाएगा। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद हुआ। मखाना उत्पादन का 85 और लीची का 83% बिहार में उत्पादित होता है देश के कुल उत्पादन का। यूपीएससी के लिए हम लोगों ने 12 महीने का एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है, और यूपीएससी के कोर्स को पढ़ाने का तरीका हमारा देश के अन्य किसी भी कोचिंग संस्थान से अलग है। हम पहले एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, फिर हम प्रीलिम्स पढ़ाते हैं, और तब फिर मेंस पढ़ाते हैं, यानी 3 स्टेज में आपको पढ़ाते हैं। कोई भी कोचिंग आपको 3 स्टेज में नहीं पढ़ाता है, वह एक ही स्टेज में सभी चीज को कहता है कि हमने इंक्लूड कर लिया और पढ़ा देता है। तो यूपीएससी के लिए हम लोग पहले तो एक विषय आप लगभग 3 बार पढ़ते हैं हमारे यहाँ, और
उसके आगे कुछ आपके लिए जानकारी की बात यह है कि मार्च में TRE 4 का विज्ञापन के द्वारा 46,000 शिक्षकों के नियुक्ति का प्रावधान सरकार ने किया है, BPSC को भेज दिया गया है। तो बिहार के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इतने सारे शिक्षकों की नियुक्ति बहुत शीघ्र ही की जानी है। आप सबों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ BPSC का फाउंडेशन कोर्स भी वैसे ही चलता है, NCERT, फिर प्रीलिम्स और फिर मेंस। इस तरह से आपको बिहार में कोई कोचिंग संस्थान नहीं पढ़ाता है। हम पहले NCERT पढ़ाते हैं, फिर प्रीलिम्स पढ़ाते हैं, फिर मेंस पढ़ाते हैं। ऐसे में भी आप एक विषय 3 बार पढ़ते हैं। और हम लोगों का एक नारा हमेशा है कि हम रिजल्ट खरीदने में विश्वास नहीं करते हैं, हम रिजल्ट देने में विश्वास करते हैं। और तुरंत ही हम कुछ वीडियोज के साथ आएंगे जब सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिन कोचिंगों पर मिसलीडिंग रिजल्ट्स देने के कारण दंडित किया है, आपके सामने भी रखेंगे। क्योंकि इस तरह के कोचिंग जो कॉरपोरेट कोचिंग है वो बिहार के स्थानीय कोचिंग के लिए बहुत खतरा बने हैं। लेकिन आपको उन सत्य से उजागर करना भी जरूरी है कि हर चमकीली चीज सोना नहीं होती है। इस चैनल को आपसे निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा एनालिसिस आपको ठीक लग रहा है और इसको अगर हम जारी रखें और आपके लिए फायदेमंद है तो आप जरूर हमें मैसेज करें, कमेंट करें और जो भी सुझाव हो आप देने का प्रयास करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।